Mathematics is not about numbers, equations, computation and algorithm. It is just about understanding. विलियम पॉल की इन लाइंस के साथ मैं शालिनी आपका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल मैथ इज फन विद शालिनी में। और आज के हमारे वीडियो में हम बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ेंगे सिंपल इक्वेशन फ्रॉम क्लास 6 और करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर से सॉल्व। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बट अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और पसंद आए तो लाइक कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंपल इक्वेशन क्या होता है। जैसे कि आपको नाम में ही दिख रहा है, जो इक्वेशन एकदम सिंपल हो, सिंपल यानी कि कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, उसमें कोई पावर नहीं वेरिएबल की। लेकिन आप कहेंगे अब ये वेरिएबल क्या होता है, तो वेरिएबल, कांस्टेंट, ये सब समझने के लिए मेरा ऑलरेडी वीडियो है जो मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही अपलोड किया है, क्लास 6 के लिए है, अलजेब्रा का वीडियो। आप चाहिए उसको देखिए और वो देखने के बाद कंटिन्यूएशन में जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, फिर भी हम यहाँ पर रिकॉल के लिए बहुत शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि इक्वेशन क्या होता है। देखो, अगर मैंने यहां पर कोई वैल्यू लिखी 3, सपोज करो मैंने एक नंबर लिखा 3, तो क्या ये इक्वेशन है? नहीं, दिस इज एन एक्सप्रेशन, दिस इज कॉल्ड अ एक्सप्रेशन। ओके, अब चलो मैं कोई दूसरी चीज लिखती हूं। सपोज करो मैं यहां पर लिखती हूं 4x माइनस 3। ओके, ये x क्या है यहां पर? ये है हमारा वेरिएबल। ठीक, डिटेल में आपको मेरे अलजेब्रा वाले वीडियो में मिल जाएगा। और जो नंबर्स हैं इन्हें हम कहते हैं कांस्टेंट। ठीक है, अब इसको वेरिएबल क्यों कहते हैं? देखो इसके नाम में ही है वेरी। वेरी यानी कि इसकी वैल्यू बार बार चेंज होती है। ये वैल्यू को चेंज करता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, इसीलिए हम इसे कहते हैं वेरिएबल। ये किसी नंबर का सब्स्टिट्यूट है, यानी कि यहां पर x की जगह पर कोई नंबर होता, x की जगह पर कोई नंबर होता 4 के साथ मल्टीप्लीकेशन में, लेकिन हमें वो नंबर नहीं पता है, इसीलिए हमने उसकी जगह पर एक कोई अल्फाबेट रख दिया है जिसे हमने वेरिएबल कह दिया कि इसकी वैल्यू जो है वो बाद में चेंज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू कंडीशन। लेकिन कैसे चेंज होगी? क्या सिर्फ 4x माइनस 3, अगर हमारे पास सिर्फ इतना है, इसके आगे पीछे कुछ नहीं है, तो क्या हम इसे सॉल्व कर सकते हैं? नहीं, हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये अभी भी है एक एक्सप्रेशन। ओके, जिस नंबर को, वेरिएबल्स को, वैल्यूज को हम सॉल्व नहीं कर सकते, दैट इज जस्ट एन एक्सप्रेशन। वो सिर्फ एक्सप्रेशन है, सिर्फ देखने के लिए है, आप उसमें आगे कुछ भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, पर अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 12, तो क्या अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं? जी हाँ, अब हम बिल्कुल इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि 4x की वैल्यू को यहां छोड़ेंगे, 3 को उस तरफ ले जाएंगे, क्योंकि दोनों कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, 12 भी कांस्टेंट है, तो वेरिएबल एक तरफ कर लेंगे, कांस्टेंट एक तरफ कर लेंगे, और उस तरह से हम फिर x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब ये बन गया है हमारा इक्वेशन। अब ये बन गया है हमारा इक्वेशन। तो क्या डिफरेंस हो गया एक्सप्रेशन और इक्वेशन में? इक्वेशन में लग गया है इक्वल्स टू का साइन, राइट, और इसके लेफ्ट हैंड साइड में भी एक एक्सप्रेशन है और इसके राइट हैंड साइड में भी एक एक्सप्रेशन है। ये दोनों एक्सप्रेशन एकदम सिंपल है, वेरिएबल की कोई पावर नहीं है, कोई एक्सपोनेंट नहीं है, एक से ज्यादा वेरिएबल नहीं है, सिंगल एक ही वेरिएबल है। तो ये पूरा का पूरा हमारा इक्वेशन है सिंपल इक्वेशन। क्लियर है? क्लियर है कि एक्सप्रेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है और सिंपल इक्वेशन क्या होता है। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम सिंपल इक्वेशन से रिलेटेड जितने भी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जितने भी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सारे हम सॉल्व करेंगे। वैल्यूज चेंज होंगी बट पैटर्न चेंज नहीं होगा। तो आप सारे क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलो सिंपल इक्वेशन हमको समझ में आ गया है कि क्या होता है कि एक नंबर, एक वेरिएबल और इक्वल्स टू का साइन, ये सारा कुछ मिलकर बनाता है सिंपल इक्वेशन। ठीक, या फिर आप कह सकते हो कि सिंपल इक्वेशन इन मैथमेटिकल लैंग्वेज आप कह सकते हो कि दो एक्सप्रेशन, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों एक्सप्रेशन अगर इक्वल्स टू के साइन के साथ कनेक्ट है तो वो एक सिंपल इक्वेशन बनाते हैं। यहां पर देखो एग्जांपल भी दिया हुआ है एक,
9x प्लस 6 इक्वल्स टू 42। ओके, यहां पर भी एक सिंगल वेरिएबल है, सिंपल सी इक्वेशन है, आप इजीली इसको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, यानी कि वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ठीक है, एकदम सिंपल है। तो चलो अब हम इससे रिलेटेड सारे तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि x बाय 2 माइनस 6 इक्वल्स टू x बाय 3 माइनस 5। ये एक एग्जांपल मैंने लिया है, नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, फिगर चेंज हो सकता है, लेकिन पैटर्न ये रहेगा कि आपको डायरेक्ट इस तरह से सॉल्व करने के लिए दे देंगे, पहले से ही इक्वेशन बनाकर दे देंगे, तो हमको सिंपली इसको सॉल्व करना रहेगा। ठीक, अब सॉल्व करने में आपको 2-3 रूल्स का ध्यान रखना है। ठीक है, रूल नंबर 1 कि आपको वेरिएबल वाली टर्म को एक तरफ कर लेना है, जो भी वेरिएबल वाली टर्म्स है उनको एक साइड कर लो। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली हम उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं वेरिएबल वाली टर्म्स को, और नॉन वेरिएबल यानी कांस्टेंट वाली टर्म्स को हम राइट हैंड साइड में रखते हैं। ठीक है, तो चलो अब हम लेफ्ट हैंड साइड में इसको शिफ्ट कर लेते हैं, x बाय 3 को, और 6 को हम शिफ्ट कर देते हैं राइट हैंड साइड में, क्योंकि कांस्टेंट के साथ। ओके, तो अब एक और रूल क्या है इसमें, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 है कि इक्वल्स टू के साइन के जब भी इधर से उधर, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड हम ट्रांसफर करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है कि भाई हमारा माइनस बन जाता है प्लस एंड प्लस बन जाता है माइनस। तो ये दोनों तरह से काम करता है, माइनस प्लस बन जाता है, प्लस माइनस बन जाता है इक्वल्स टू के साथ, और मल्टीप्लीकेशन बन जाता है डिवीजन, और डिवीजन बन जाता है मल्टीप्लीकेशन। ओके, बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। इक्वल्स टू के साइन के साथ शिफ्ट करते समय आपको सिर्फ ये चीजें ध्यान रखनी है। ठीक, रूल नंबर 2 आप याद रख लोगे। तो चलो अब हम इसमें रूल नंबर 2 अप्लाई करते हैं। तो x बाय 2 तो यहाँ है ही, x बाय 3 को हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो देखो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस है, तो इधर आके ये माइनस हो जाएगा। ठीक, अब ये है -6, तो ये 5 के साथ जाके प्लस हो जाएगा, तो 5 ऑलरेडी माइनस में है और ये हो जाएगा प्लस में। अब देखो ये है एक फ्रैक्शन के फॉर्म में, x बाय 2 माइनस x बाय 3, तो हम इसको कैसे करेंगे, एलसीएम मेथड से। 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, सो 2 into 3 is 6, तो हमारे पास एलसीएम आया 6, राइट। अब देखो 2 की टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स। ओके, तो 3 का हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे x में, तो ये हो जाएगा 3x। 3 की टेबल में 6 कितने टाइम आता है, 2 टाइम, तो 2 का हम ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू -5 प्लस 6, तो प्लस माइनस माइनस होता है, ये तो पता है हमको, तो आएगा 1, और साइन किसका लगेगा, प्लस का, क्योंकि 6 बड़ा नंबर है। ठीक, अब ये देखो 3x माइनस 2x, वेरिएबल यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो हम माइनस कर सकते हैं, किसको माइनस करेंगे, नंबर्स को, ना कि वेरिएबल को, वेरिएबल एज इट इज रहेगा। 3 माइनस 2 1, तो 1 को नहीं लिखते हैं बाय डिफॉल्ट, अगर आप 1x लिखो या सिंपल x लिखो एक ही बात है। ठीक है, तो हम इसको सिंपल x लिखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा x बाय 6 इक्वल्स टू 1, इस तरफ हमारा 1 है, सो x इक्वल्स टू, ये देखो अब यहाँ पर ये क्या है, x के साथ डिवाइड में है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 into 6 इक्वल्स टू 6, तो x की वैल्यू हमको क्या मिल गई है, 6। सो क्वेश्चन सॉल्व्ड, दिस इज द आंसर। है ना सिंपल, आपको बस जो मैंने बताए हैं छोटे छोटे 1-2 रूल्स वो आपको याद रखने हैं, एंड यू कैन सॉल्व एनी काइंड ऑफ सिंपल इक्वेशन। ओके, सो मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि इस तरह के पैटर्न के भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, आ सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। सो चेंज द गिवन इक्वेशन इनटू स्टेटमेंट। अब यहाँ पर हमको ऑलरेडी एक इक्वेशन दी हुई है, एक सिंपल इक्वेशन दी हुई है, और इसको हमें स्टेटमेंट में चेंज करना है, यानी हमें लिखना है वर्ड, अपने वर्ड्स में लिखना है कि ये इक्वेशन कैसे बनी होगी। ठीक, तो इसका स्टेटमेंट हम कैसे लिख सकते हैं, देखो वेरिएबल के साथ क्या है मल्टीप्लीकेशन में 5, तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 टाइम्स ऑफ x, 5 मल्टीप्लाई में है तो 5 टाइम्स बोलते हैं ना, 5 टाइम्स ऑफ x इज एडेड टू, किस में ऐड हुआ है, 7 में, इज एडेड टू 7 टू मेक और गेट, यू कैन से मेक और गेट 9।
ठीक है, हमको 9 चाहिए, यानी कि 5 टाइम्स ऑफ x को हमने ऐड किया 7 में टू मेक इट 9, राइट? समझ में आया? या देखो एक और हम एग्जांपल लेते हैं, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 15, ठीक, ये मिल लिया। तो हम क्या लिखेंगे इसका स्टेटमेंट? देखो यहां पर 2x में से 3 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो हम 3 को पहले लिखेंगे, 3 is subtracted from twice of x to get 15. Okay, so this is the statement. तो अब आपको समझ में आ गया है कि कोई इक्वेशन अगर आपको दी हुई है तो उसका आपको स्टेटमेंट कैसे लिखना है। आपको इसी तरह के इक्वेशंस आएंगी एग्जाम में, बिल्कुल सिंपल इक्वेशंस आएंगी, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, तो मैंने यहाँ एक्स ले रही हूँ हर बार, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक्स होगा तो ही सिंपल इक्वेशन बनेगी। कोई भी वेरिएबल होगा सिंगल वेरिएबल तो वो सिंपल इक्वेशन ही है, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। So third question is write the equation for the given statement. Now यहाँ पर आपको ऑलरेडी स्टेटमेंट दिया हुआ है, वर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, तो अब आपको इससे इक्वेशन बनानी है, ठीक है। 7 टाइम्स m, 7 टाइम्स m यानी कि क्या हुआ हमारा 7m एडेड इनटू 7, किस में ऐड हुआ है 7 में, गिव्स अस 77। क्या मिलता है हमको इन दोनों को ऐड करने से 77। सिंपली सॉल्व, दिस इज द आंसर। है ना सिंपल इक्वेशन, एकदम सिंपल, राइट? तो कर पाएंगे आप। मुझे कमेंट सेक्शन में इस तरह के कोई भी स्टेटमेंट लिखकर आपकी नोट टेक्स्ट बुक में से, और उसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ कि आपने इसको अपने आप सॉल्व किया है। चीटिंग मत करना, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं अब। The age of a man and the age of his daughter differ by 23 years and the sum of their ages are 41 years. Find the age of the man. ओके तो इस तरह के जो एज पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत पूछे जाते हैं, और इन जनरल आपके जो स्कूल के एग्जाम्स हैं उसमें भी 80% चांसेस है कि इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो एज पे जो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, एज पे, उन पर आपको जरूर ध्यान देना है और उनको अच्छे से समझना है। बहुत सिंपल होते हैं, बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहली ट्रिक तो हमारे पास ये है कि जो चीज हमें नहीं पता है उसी को हम वेरिएबल मानेंगे, ठीक। तो हमको यहाँ पर क्या ढूंढना है और क्या नहीं पता, यहाँ पर हमको ढूंढना है एज ऑफ द मैन, तो हम उसी को वेरिएबल मानेंगे। लेट द एज ऑफ द मैन इज एक्स, ठीक है। चलो इस बार ना मैं दूसरा वेरिएबल ले लेती हूँ। आप लोग बोलोगे कि हर बार ना मैम एक्स एक्स ही लेती हैं, ठीक है, तो इस बार मैं ले लेती हूँ, चलो क्या लूं, टी ले लूं, चलो इस बार टी ले लेते हैं, ठीक है। लेट द एज ऑफ द मैन इज टी, ठीक। अब हम क्या करेंगे, डॉटर की एज को क्या मानेंगे, डॉटर, देखो क्या बोला है फर्स्ट लाइन में, देखो द एज ऑफ अ मैन एंड एज ऑफ हिज डॉटर डिफर बाय 23। उस आदमी की एज में और उसकी बेटी की एज में 23 इयर्स का डिफरेंस है, यानी कि जो बेटी है वो डेफिनेटली अपने पापा से छोटी ही होगी ना, तो t माइनस 23, जितनी भी एज है मैन की उससे डॉटर की एज 23 इयर्स कम है, सो t माइनस 23 इज द एज ऑफ डॉटर। अब हमको क्या बोला है कि उनके एजेस का जो सम है वो है 41 इयर्स, यानी कि t प्लस t माइनस 23 इक्वल्स टू 41। दिस इज द इक्वेशन, मैन की एज प्लस डॉटर की एज, इन दोनों का सम कितना है 41, एंड हियर वी गॉट अवर सिंपल इक्वेशन। ये हमको हमारा मिल गई है सिंपल इक्वेशन। नाउ वी कैन सॉल्व इट, ठीक है। तो ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, t प्लस टी माइनस 23 इक्वल्स टू 41, t प्लस टी इज 2t इक्वल्स टू, अभी 23 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, 43 प्लस 23, यस, क्योंकि यहां पर ये माइनस में है तो उधर जाकर इक्वल्स टू के साइन के दूसरे तरफ जाकर प्लस हो जाएगा। सो 2t इक्वल्स टू 41 प्लस 23 इज 64 एंड t इक्वल्स टू 64 डिवाइडेड बाय 2।
सो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। तो मैन की एज कितनी हो गई है? एज ऑफ मैन है 32, क्योंकि टी हमने किसको माना था? टी हमने किसको माना था वेरिएबल? एज ऑफ द मैन को टी माना था ना, और टी की वैल्यू हमको कितनी मिल गई है? 32 ईयर्स। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। अब हमसे क्वेश्चन में नहीं पूछा है कि डॉटर की वैल्यू क्या है, बट अगर पूछे तो हमें 32 में से 23 माइनस कर देना है, तो हमें डॉटर की वैल्यू मिल जाएगी कि डॉटर की एज कितनी है। सो 32 में से माइनस कर देना है हमको 23 को, सो वी विल गेट द आंसर 9 ईयर्स। तो डॉटर की एज है 9 ईयर्स और मैन की एज है 32 ईयर्स। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, क्योंकि नंबर पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड में ये क्वेश्चन बहुत नॉर्मल है, जरूर आते हैं। इस तरह का एक ना एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड में। ओके, सो फाइंड द 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हुज सम इज 78। अब आपको पता है इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर्स आपको मालूम है ना क्या होते हैं? नंबर लाइंस पे जितने भी नंबर होते हैं, whether नेगेटिव साइड और whether पॉजिटिव साइड, दे ऑल आर इंटीजर्स। ठीक है, तो हमको 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स लेने हैं। कॉन्जिक्यूटिव यानी कि बिल्कुल अड़ोस पड़ोस वाले, उनमें गैप नहीं होना चाहिए। जैसे कि 1 2 3, 1 2 3, ये तीनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है। ठीक है, तो हमको इस तरह के 3 इंटीजर्स लेने हैं। तो हम मान लेते हैं लेट द 3 consecutive integers are पहला है x, दूसरा है x माइनस 1 और तीसरा है x प्लस 1। ओके, देखो यहां पर अगर कोई नंबर होगा 1, तो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 होगा, 1 में 1 प्लस करेंगे तो 2 होगा, लेकिन है तो दोनों आजू बाजू में ही ना। इसकी जो वैल्यू है उसमें से -1 करोगे तो भी पड़ोसी नंबर आएगा, +1 करोगे तो भी पड़ोसी नंबर आएगा, तो तीनों कॉन्जिक्यूटिव ही रहेंगे। ठीक है, तो हमने ये तीनों नंबर मान लिए। अब क्वेश्चन में हमको क्या बोला है कि इनका जो सम है वो 78 है, तो इन सबका सम ले लेते हैं भाई। x माइनस 1 प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू क्या दिया है? 78। ठीक है, अब चलो ब्रैकेट्स खोल लेते हैं। -1 प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 78। देखो x कितनी बार है? x प्लस एक्स यानी 3 टाइम्स, तो ये हो गया 3x -1 एंड +1 क्या हो जाएंगे? 0। तो इसको हमको लिखना नहीं है, -1 एंड +1 इज 0। सो 3x इक्वल्स टू 78, x इक्वल्स टू 78 अपॉन 3। तो 78 अपॉन 3 इसको हम सॉल्व करेंगे, सो वी विल गेट 26। अगर आपको इस तरह से डायरेक्ट कट करना नहीं आता है ना, जैसे मैं कर रही हूँ, तो आप सिंपली डिवाइड करके भी देख सकते हो 78 को 3 से। ठीक है, 26 आएगा आंसर। तो हमारा फर्स्ट इंटीजर क्या माना था हमने? x, तो x तो हो गया 26। सेकेंड इंटीजर क्या माना है? x माइनस 1, तो वो हो गया 26 माइनस 1 यानी कि 25। ठीक है, थर्ड इंटीजर क्या माना था? x प्लस 1 यानी 26 प्लस 1, तो ये हो गया 27। हो गए तीनों नंबर साथ में, 25, 26 एंड 27 है तीनों कॉन्जिक्यूटिव। ठीक है, अब चाहो तो आप इन तीनों को ऐड करके देख लो, 78 ही आएगा। ठीक है, क्रॉस चेक कर लो, तीनों को 78 ही आएगा। ठीक है, सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 3x डिग्री, 2x प्लस 60 डिग्री एंड 5x माइनस 40 डिग्री। फाइंड द एंगल्स। अब देखो ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है, सबको पता है। ठीक है, ज्योमेट्री में पढ़ा है ना आपने? नहीं पढ़ा है तो वो वीडियो भी है मेरे चैनल पर, ट्राइंगल्स का, क्वाड्रिलेटरल्स का, सर्कल्स का, सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको। आप लोगों के लिए ही मैं इतने सारे वीडियोस बना के रखे हैं, ताकि आपको कंफर्टेबली घर बैठे सब समझ में आए। अब देखो मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना ये वीडियो देखने के बाद। ठीक, तो ये तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, और हमको एंगल्स की वैल्यू कैसी दी है? वेरिएबल के फॉर्म में दी हुई है, तो हमें x की वैल्यू निकालना है, फिर x की वैल्यू इन तीनों में पुट कर देंगे, तो तीनों एंगल हमें मिल जाएंगे। ठीक है, अब हमको क्या पता है? हमको ये पता है कि ट्राइंगल के जो तीनों एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इन तीनों जो हमको दिए हुए हैं इनको हम सम के फॉर्म में रख लेते हैं, और इनका सम कितना हो गया? 180 डिग्री। अब ये बन गया हमारे पास सिंपल इक्वेशन, है ना?
अब जल्दी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। 3x प्लस 2x प्लस 60 प्लस 5x माइनस 40 इक्वल्स टू 180। 3x प्लस 2x प्लस 5x, सो 3 प्लस 2 5, और इसमें ये वाला 5 ऐड होगा तो 10x, तो वेरिएबल वाली टर्म्स कितनी हो गई 10x। 60 माइनस 40 इज, अभी इक्वल्स टू का साइन हमको नहीं लगाना है, 60 माइनस 40 इज 20, ओके, सो दिस इज 180। सो 10x इक्वल्स टू, अब ये चला जाएगा इस तरफ, यहाँ पर प्लस में है तो वहां जाके माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 20, so 10x equals to 180 minus 20 is 160, so x equals to 160 upon 10, 0 से 0 कट, तो x की वैल्यू 16, राइट। अब ये x की वैल्यू हम इन तीनों में रख देंगे, तो फर्स्ट एंगल क्या हो जाएगा हमारा, देखो फर्स्ट एंगल है हमारे पास 3x, so 3 into 16, 3 into 16 is 48, 16 3 सा 48, ठीक है, 48 डिग्री। सेकेंड एंगल क्या हो जाएगा हमारा, सेकेंड एंगल हम निकाल लेंगे 2x प्लस 60, 2x प्लस 60, 2 into 16 plus 60, 2 into 16 is 32, 32 plus 60 is 22 degree, okay, and third angle is 5x minus 40, so 5 into 16 minus 40, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 into 16 is 80 minus 40 is 20 डिग्री, ठीक है। तो देखो एक एंगल हमको मिल गया है 48, सपोज दिस इज 48 डिग्री एंड दिस इज 92 डिग्री एंड दिस इज 20 डिग्री। अब आप इनको ना सबको ऐड करके देख लो आपस में और मुझे बताओ कि 180 डिग्री आता है कि नहीं। मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि जो मैंने कैलकुलेशन किया है ये करेक्ट है या रॉन्ग है। So next question is, if a number is tripled and the result is increased by 5, we get 50. Find the number. ओके तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो भी हमारी अननोन वैल्यू है जो हमें फाइंड करनी है उसी को हम वेरिएबल मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमको नंबर फाइंड करना है तो हम नंबर को ही एक वेरिएबल मान लेते हैं। सो लेट द नंबर इज x, ठीक है। मुझे x ना बहुत कंफर्टेबल लगता है लेने में, अभी आदत हो गई है, तो आपको अगर कोई और वेरिएबल लेना है तो आप ले सकते हो प्लीज। हाँ मुझे x अच्छा लगता है, सुंदर दिखता है, इसीलिए मैं हमेशा x ही लेती हूँ। सो लेट द नंबर इज x। अब नंबर को हमको क्या करना है, ट्रिपल करना है, नंबर को ट्रिपल करना है, ट्रिपल करना है यानी कि 3 टाइम्स, नंबर ट्रिपल इक्वल यानी कि 3 into x, तो ये हो जाएगा 3x। अब हमको क्या बोला है कि जो अगर आपको नंबर ट्रिपल करने के बाद जो वैल्यू आएगी यानी कि 3x, इसमें अगर आप 5 इंक्रीज करो यानी कि ऐड करो, ठीक है। कोई भी चीज है अगर हम उसको बोलते हैं इसमें इतना, अगर आप कुछ लेने जाते हो शॉप पर, आपने बोला बनानास है, ठीक है, आपने 6 बनाना ले लिए, फिर आप बोलो भैया इसमें 2 और बढ़ा दो मतलब इंक्रीज कर दो, तो क्या करेगा, ऐड ही तो करेगा वो उसमें, ठीक है। तो इंक्रीज करने का मतलब होता है ऐड करना। सो 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 50, वी गेट 50, सी इज इंक्रीज बाय 5, सो वी गेट 50। तो दिस इज द इक्वेशन नाउ। बहुत सिंपल इक्वेशन है, सॉल्व कर लेंगे, कुछ भी नहीं करना है, वेरिएबल वाली एक ही टर्म है तो इसको इस तरफ रहने देंगे और कांस्टेंट को उस तरफ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 50 माइनस 5 क्योंकि यहां पर प्लस में है। सो 3x इक्वल्स टू 45 एंड x इक्वल्स टू 15, दिस इज द आंसर, ठीक है। आप ना इसको रीचेक भी कर सकते हो, अपना नंबर आपके पास जो भी आंसर आता है ना इसको आप चेक भी कर सकते हो। कई बार क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि फाइंड द नंबर एंड चेक योर आंसर, तो अब आप क्या करोगे, 15 आपका नंबर आ गया, अब आप इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ट्रिपल करके देख लो, 15 into 3 कितना हो गया 45, अब इसमें 5 इंक्रीज करके देख लो कितना आया 50, तो मिल गया हमको क्वेश्चन के हिसाब से 50, इसका मतलब जो हमारा नंबर है 15 दैट इज करेक्ट। Okay, question number 9 is the denominator of a fraction exceeds the numerator by 5. If 3 be added to both numerator and denominator, the fraction will become 3/4. Find the 3/4. Find the fraction. ठीक, अब देखो हमको यहाँ पर क्या फाइंड करना है,
हमको फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले हमको देखो यहाँ पर है ना डिनोमिनेटर दिया है कि न्यूमरेटर से 5 नंबर्स ज्यादा बड़ा है, ठीक है, तो हम न्यूमरेटर को x मान लेते हैं। लेट द न्यूमरेटर इज x, लेट द न्यूमरेटर इज x। सो डिनोमिनेटर क्या हुआ, डिनोमिनेटर उससे 5 नंबर्स एक्सीड है, यानी x प्लस 5, ठीक है। अब हमारे पास न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, तो हमारा फ्रैक्शन क्या बनेगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, n अपॉन डी, यही होता है ना फ्रैक्शन। तो न्यूमरेटर है x और डिनोमिनेटर है x प्लस 5, तो ये हो गया हमारा फ्रैक्शन। अब क्या बोला है क्वेश्चन में आगे कि इफ 3 बी एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर में भी 3 ऐड कर दो और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर दो, ठीक है। तो हमको नया फ्रैक्शन क्या मिल जाता है, 3/4। सो दिस इज द इक्वेशन नाउ। तो ऊपर क्या है, x प्लस 3 अपॉन नीचे क्या हो गया, 5 प्लस 3 8, सो x प्लस 8 इक्वल्स टू 3 अपॉन 4। अब हम इसमें कौन सा अप्लाई करेंगे मेथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। नाउ वी विल डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड हियर। आप लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, लास्ट क्लास में भी पढ़े हुए हैं, 5th स्टैंडर्ड में भी, और अभी भी आप इसको पढ़ रहे हो। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 3 के साथ और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 8 के साथ। सिर्फ x के साथ या सिर्फ 8 के साथ नहीं होगा, ब्रैकेट में रखेंगे, दोनों नंबर्स के साथ होगा, और फिर हम खोलेंगे ब्रैकेट को, पहले x में मल्टीप्लाई करेंगे 4 का, सो ये हो जाएगा 4x, साइन प्लस का रहेगा बीच में, फिर 4 का मल्टीप्लाई होगा 3 में, सो ये हो जाएगा 12। दिस इज 3x प्लस 8 3 जा 24, ठीक। सो अब हम कर देंगे x वाली टर्म्स को एक तरफ एंड विदाउट x वाली टर्म्स को एक तरफ, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4x माइनस 3x इक्वल्स टू 24 माइनस 12, ठीक। अब तो समझ गए होगे अभी तक कि प्लस माइनस कैसे चेंज करते हैं। सो 4x माइनस 3x इज x एंड 24 माइनस 12 इज 12। सो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 12 और x क्या था, न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर की वैल्यू आ गई है 12। अब डिनोमिनेटर की वैल्यू निकाल लेते हैं, x प्लस 5 है, यानी कि 12 प्लस 5, सो 12 प्लस 5 इज 17। तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन गया, फ्रैक्शन क्या बन गया, 12/17, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। सो दिस इज द आंसर। लास्ट क्वेश्चन is in an exam Nitin scored 332 marks. If he secured 83 marks, find the maximum marks. अच्छा देखो, अब उसको ना एग्जाम में आए हैं 83% मार्क्स, ठीक है, और उसका जो मार्क्स का टोटल है वो है 332, बट कितने में से वो टोटल है, यानी कि जो मैक्सिमम मार्क्स है कितने हैं वो हमें नहीं पता, वो हमें यहाँ पर निकालना है। तो जो हमें निकालना है उसको हम x मान लेते हैं। तक तो आप लोग समझ गए होंगे कि किसको x, y, z जो भी आपको मानना है वो किसे मानना है, ठीक है। जो अननोन वैल्यू है ना, जो हमको पता करनी है, उसे ही मानते हैं। सो लेट द मैक्सिमम मार्क्स इज x, ठीक। अब देखो, कोई भी नंबर आपको जब एग्जाम में मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, x में से सॉरी आपको 10 में से 8 मार्क्स ऐसे ही मिलते हैं ना, ऐसे ही मिलते हैं ना। तो यहां पर कैसे मिले उसको, x में से 332 मार्क्स मिले, x में से 332 मार्क्स मिले, तभी उसको 83% बना, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन कि उसको x में से मैक्सिमम मार्क्स में से उसको 332 मार्क्स मिले, तो उसका परसेंट कितना बना, 83 बना। नाउ दिस इज द इक्वेशन, x को यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 83% ऑफ x इक्वल्स टू 332। अब परसेंट का साइन हटाएंगे तो डिवाइड में 100 आ जाएगा, ऑफ का मतलब क्या, मल्टीप्लीकेशन, एंड दिस इज 332, x इक्वल्स टू 332, 100 वहां जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा क्योंकि यहाँ डिवाइड में है, और ये ऊपर x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है तो यहाँ जाके डिवीजन में हो जाएगा। सो दिस इज 83। 83 की टेबल में 332 4 टाइम्स आता है, सो 4 into 100 is 400।
So maximum marks are 400 and this is the answer. 400 में से उसे 332 marks मिले which is very good. तो उसको जो परसेंटेज है वो है 83%. ओके, तो आपने देखा कि सिंपल इक्वेशन और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और एल्जेब्रा ये सब आपस में इंटरकनेक्ट है, और जो ये क्वेश्चंस हैं ये मैक्सिमम सारे क्वेश्चंस जो है वो फ्रैक्शन से या तो परसेंटेज से या तो आपके नॉर्मल आपके कैलकुलेशन से, सिंप्लीफिकेशन से, उन सब पे बेस्ड क्वेश्चन सिंपल इक्वेशन में आकर मिल जाते हैं। सारे तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो मिलकर सिंपल इक्वेशन बनाते हैं। तो आपको सभी तरह की चीजों पर ध्यान देना है। परसेंटेज का कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, फ्रैक्शन का कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, तभी आप किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। सो दिस वाज माय वीडियो फॉर द क्लास 6 स्टूडेंट फ्रॉम द चैप्टर सिंपल इक्वेशन। जितने तरह के क्वेश्चन उस बुक में, आपकी टेक्स्ट बुक में हैं, मैंने सब तरह के एक एक क्वेश्चन लेकर यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखाया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए हिट बटन को, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दो अब सब्सक्राइब करके, और नेक्स्ट वीडियो का वेट करो क्योंकि बहुत जल्दी आएगा मेरा नेक्स्ट वीडियो। इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो तो उससे रिलेटेड सारे वीडियोस मेरे चैनल पर हैं, आप वहां जाकर चेक कर सकते हो। एंड मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में विद द न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय।